नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रतिमा और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईवीएम पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। देश कह रहा है ईवीएम में कमी है, कहा है राहुल गांधी ने। हम लोग चुनाव आयोग गए, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पर राहुल गांधी का यह बड़ा बयान। आपको लगता है कि ईवीएम है? कुछ ना कुछ तो है ईवीएम में। ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी खबर सामने आई, जहां 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगाई गई है। अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति पर हालांकि सवाल भी इस बीच उठा दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी की ओर से कहा गया है कि कमेटी में सरकार का बहुमत है, उनके हिसाब से फैसला हुआ। मान लीजिए कि उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंद्रभर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर कुमार गंगाधर राहत। इसमें गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जिन 2 चुनाव आयुक्तों को चुना गया, उनके नाम का खुलासा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन ने किया। अधीर ने यह भी बताया कि पहले उन्हें 212 नाम की लिस्ट दी गई और 10 मिनट के बाद 6 लोगों की सूची थमाई गई। अधीर रंजन ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सीजेआई को भी होना था, लेकिन उनकी जगह गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि सब कुछ पहले से तय था। सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। और चुनाव आयुक्त बनाए गए सुखबीर सिंह उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल काडर के आईएएस अफसर हैं। उनके बारे में कुछ और डिटेल्स देखिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त चुन लिया गया है। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सेवा दे चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर्ड हुए। सहकारिता मंत्रालय के लक्ष्यों को लागू करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। पहले गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन थे। अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। गृह मंत्रालय में ही प्रमोशन के बाद एडिशनल सेक्रेटरी भी बने। चुनाव आयुक्त के लिए दूसरा नाम सुखबीर सिंह संधू का है, जिन्हें 2021 में उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया था। धामी सरकार के खास सुखबीर संधू 1988 बैच के आईएएस हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे, एनएचएआई के चेयरमैन थे। पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में काम किया। तेज तर्रार अफसर के तौर पर इनकी पहचान है। केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव रहे। पिछले साल 30 सितंबर को संधू उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें 31 जनवरी 2024 तक 6 महीने की अवधि के लिए विस्तार दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला और कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से जो उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं, पहले उन्हें बुलाया जाए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहाँ बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं।
ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे, ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर ला के अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर है। और एक देश एक चुनाव पर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार गिरी तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। अगर 1 साल बाकी होगा तो नई सरकार 1 साल के लिए होगी। 1 साल के बाद एक बार फिर 7 चुनाव होंगे और सरकार चुनी जाएगी। देश में एक ही वोटिंग लिस्ट का प्रस्ताव भी रखा गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को 18,626 पेज की रिपोर्ट सौंपी। प्रस्तावित रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं। लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव एक साथ हों, 2 चरणों में कराने पर लोकसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो, संविधान की कुछ शब्दावली में हल्का बदलाव या नए सिरे से परिभाषित किया जाए। चुनाव 5 साल में होंगे। अगर कोई सदन 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए तो फिर चुनाव शेष कार्यकाल के लिए हो। एकल मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव, इसके लिए संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन हो। विधानसभा में जब कोई सरकार बनाने में सक्षम ना हो तो ईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों की विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 शामिल है। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची की सिफारिश की गई है। और इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। अभी वो स्टेडियम पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नेहरू स्टेडियम में लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी को संवाद भी करना, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनके पहुँचते ही उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वनिधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आपको बता दें कि लाभार्थियों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी संवाद करते रहे। दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। ऐसे में ये तस्वीरें सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब वो पहुंचे हैं तो इस वक्त आप उन्हें देख रहे हैं लोगों के बीच। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बिहार से जुड़ी यह अहम खबर है। आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सब कुछ हो गया? आप लोग की बात हो गई। एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। आप लोग का एनडीए में बात हो गई। आप लोग का सीट वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा। सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा अभी आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है। सर एनडीए में ऑल इज वेल है। बहुत जल्दी होने वाला है। एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री जी एनडीए में ऑल इज आज शाम में क्लियर होगा। तमाम उलझनों और कयासों के बीच आखिरकार बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया, जिसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। बिहार में किस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए के 5 दलों का सीट बंटवारा हुआ है। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर जो फॉर्मूला सामने आया उसमें 40 लोकसभा सीट में से बीजेपी 17, जेडीयू 15 से 16, चिराग पासवान की पार्टी 5, उपेंद्र कुशवाहा 1 और जीतन राम मांझी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को काराकाट की सीट दी जा सकती है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी गया सीट से चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू ने अपनी गया और काराकाट की सिटिंग सीट मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए छोड़ी है। हालांकि मुकेश साहनी के साथ आने पर उनको भी 1 सीट दी जा सकती है। नए फॉर्मूले के तहत पशुपति पारस को लोकसभा की कोई सीट नहीं मिलेगी। उन्हें बीजेपी ने एडजस्ट करने का भरोसा दिया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। दोनों ने ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीए गठबंधन ने 2019 में 40 में से 39 सीटें जीती थी।
बिहार एनडीए में आज सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाजीपुर समेत एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं। तस्वीरें कल की है, जब चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। चिराग के बॉडी लैंग्वेज से ही साफ पता चल रहा था कि एनडीए में उनकी बात बन गई है। बीजेपी ने उन्हें चाचा पशुपति पारस की जगह तरजीह दी है। दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही अपना दावा ठोक रहे थे, जिसमें जीत चिराग पासवान की मानी जा रही है। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। खबरें हैं कि बिहार की 40 में से 5 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं, जिसमें हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, नवादा और वैशाली की सीटें हो सकती हैं। एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत 2-2 बार हम लोग लोकसभा और 2-2 बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। पशुपति पारस आज दिल्ली में अपनी पार्टी आरएलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इस दौरान वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए में तरजीह नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में तरजीह नहीं मिलने की खबरों के बाद एलजेपी के पारस गुट के प्रमुख पशुपति पारस अलग राह पकड़ सकते हैं। बिहार में गठबंधन के तहत 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस आज महागठबंधन के साथ जाने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में आज एलजेपी संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस ने कल देर रात तक अपने सांसदों के साथ बातचीत की है। हालांकि बिहार में सीट शेयरिंग के फैसले के बाद आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं एलजेपी ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता के साथ साथ हम लोग के भी पार्टी के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। हम लोग एनडीए में रहेंगे। वैसे बीजेपी ये भी चाहती है कि चुनाव से पहले पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ आ जाएं। और वहीं जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और इसी के तहत नासिक पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की है। ये मंदिर की तस्वीरें, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये अहम मंदिर, ये ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना के लिए राहुल गांधी पहुंचे। बड़ी खबर, पंजाब में आपके 8 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। पंजाब के 5 मंत्री लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि पंजाब में आपके 8 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्री हैं। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही है। आज जिन 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह के नाम शामिल हैं। सुशील रिंकू को जालंधर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से 1 सीट जीती थी। तब संगरूर से भगवंत मान ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भगवंत मान सूबे के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। 11 मार्च को आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया था। पंजाब में आपका नारा है, संसद में भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब की बढ़ेगी शान। चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं परनीत कौर, पटियाला लोकसभा सीट से सांसद हैं। किसी भी चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें काफी आम होती हैं। नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन पंजाब चुनाव को देखते हुए ये तस्वीरें बीजेपी के लिए जहां काफी खास हैं, दरअसल पंजाब में बीजेपी अकेले दम पर 13 सीटों पर ताल ठोक रही है। अकाली से बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ पंजाब के रण में उतर रही है। ऐसे में बीजेपी पंजाब में खुद को मजबूत करने के लिए हर दांव लगा रही है।
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज परनीत कौर को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान पंजाब बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर पंजाब की अनुभवी नेताओं में से एक हैं। फिलहाल पटियाला से सांसद हैं, कुल 4 बार सांसद रह चुकी हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस ने परनीत कौर को निलंबित कर दिया था। बीजेपी ने परनीत कौर को अपने कुनबे में शामिल कर पंजाब की एक सीट को पूरी तरह से सुरक्षित करने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी की परिवार का, कि मुझे आज इनके साथ एक हिस्सा बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से हरियाणा के अभी चुने गए नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। हरियाणा का सीएम बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात पीएम मोदी से हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी से मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इन्होंने मुलाकात की। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये मुलाकात की। और सीएए पर दिए गए बयान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी, शरणार्थियों में दिल्ली के सीएम के खिलाफ आक्रोश। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां आज पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पूरे देश में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है। सीए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के कारण दिल्ली और देश में यहाँ के लोगों के सामने रोजगार के साथ साथ दूसरा संकट पैदा हो जाएगा। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। केजरीवाल के बयान के बाद हिंदू शरणार्थी भड़क गए। हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें पहले ही रोक दिया गया। हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि केजरीवाल का बयान गलत है। उन्होंने जो कहा वो गलत है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है और केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। और इधर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेशी से पहले सेशंस कोर्ट में समन को चुनौती दी है। इस पर ईडी की ओर से एएसजी ने आपत्ति जताते हुए राहत नहीं देने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। मामला शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि अरविंद केजरीवाल फरवरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। केजरीवाल ने 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आश्वासन दिया था। अब पेशी से पहले सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। अर्जी की एडवांस कॉपी भी ईडी को नहीं दी गई है। गौरतलब है कि पूछताछ के लिए ईडी अब तक सीएम केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। एसवी राजू ने कहा कि पहली नजर में अरविंद केजरीवाल का आचरण बेईमानी वाला है, इसलिए अंतरिम राहत के वो हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को गुजरात के बड़ौदा में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बीट से उम्मीदवार बनाने पर पंकजा मुंडे ने बयान दिया है। मैं आला कमान के विश्वास का सम्मान करती हूँ, कहा पंकजा ने। मैं लोकसभा की लड़ाई के लिए तैयार हूँ। 2014-2019 में प्रीतम पर विश्वास जताया गया था, ये कहा पंकजा ने। देखिए, मुझ पर विश्वास जताया गया है या प्रीतम मुंडे पहले एमपी थी, उन पर विश्वास जताया था 2 बार, तो ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। क्या सोचकर उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया उस पर वो ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, परंतु उन्होंने जो विश्वास जताया, मैं कभी भी, मेरा राजनीतिक प्रवास जो रहा है उसमें कोई पद से ज़्यादा विश्वास को मैंने महत्व दिया है और मुझके कोई विश्वास रखता है तो मैं उसको अपना सम्मान मानती हूँ और ये सम्मान मैं स्वीकारती हूँ और अभी अगली लड़ाई के लिए तैयार होती हूँ। अभी 400 पार वगैरह के लिए तो बड़े नेता योगदान देंगे, अभी हम तो हमारे चुनाव में फोकस करेंगे पूरी तरह। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर ईडी ने छापेमारी की। इस मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बालू के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की। यूपी के पूर्व मंत्री के घर ईडी का छापा। गायत्री प्रजापति के मित्र के घर पर रेड हुई है। ईडी ने 13 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई और यूपी में छापेमारी हुई है। ईडी की टीम गायत्री प्रसाद प्रजापति के लखनऊ आवास के अलावा 2 ठिकानों अमेठी के विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में छापेमारी कर रही है। इसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति की महिला मित्र गुड्डा देवी का घर भी शामिल है। बीती 16 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी को रियल एस्टेट कंपनियों में गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के निवेश के सबूत मिले थे। गायत्री प्रजापति की करीबी महिला के नाम पर भी सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज में करोड़ों रुपए की जमीन है। गायत्री प्रजापति हमीरपुर अवैध खनन मामले में आरोपी है और अभी जेल में बंद है। ईडी की छापेमारी के दौरान प्रजापति के घर पर उनकी पत्नी और छोटा बेटा मौजूद थे। गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सीएए लागू होने के बाद यूपी प्रशासन ने कल जुमे की नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी किए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा भीड़ कहीं भी जमा ना हो। रमजान महीने के पहले जुम्मे की नमाज के दौरान भारी मात्रा में भीड़ को लेकर यूपी प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने कहा है कि अतिरिक्त भीड़ यूपी की मस्जिदों में नहीं जुटने दी जाएगी। जहां इस कानून को लेकर पहले प्रदर्शन हुए हैं, वहां विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे प्रदर्शन में शामिल 1896 अराजक तत्वों की सूची जारी की गई है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। होली के त्योहार को देखते हुए भी ये निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन निर्देश को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है। रमज़ान में परसेंटेज बढ़ती है और बाकी जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको मैं कहूँगा प्रशासन से देखिए, और जो गाइडलाइन हो वो आप मस्जिद की इंतजामिया को दें कि भाई गाइडलाइन है ये हमारी, इसको आप फॉलो कीजिए। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जुमे के दिन तो सभी मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, खास करके रमज़ान का अगर जुमा है तो सभी नमाज पढ़ने जाएंगे, और उनको रोकना मुझे लगता है ये पूरी तरीके से गलत है। मस्जिद में जगह होने के बावजूद सड़कों पर जिस तरह से नमाज करने की एक प्रवृत्ति बन गई थी, जानबूझ करके पब्लिक कन्वेंस को जिस तरह से डिस्टर्ब किया करने का एक प्रयास होता था, उसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को चुनाव प्रचार में शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अजीत गुट को इसके लिए हलफनामे के जरिए अंडरटेकिंग देने को कहा है। शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजित पवार गुट अब भी मतदाताओं से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए अजित पवार गुट से कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है, जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं लगती। अब आपकी एक अलग पहचान है, उसी के साथ आप मतदाताओं के बीच जाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को बिन शर्त 2 दिन में एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में अजित गुट को ये वादा करना होगा कि वो आगे से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इधर कांग्रेस ने भी इस मसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी की चोरी हुई। जिन्होंने उनकी पार्टी को चुराया है, उन्हें शरद पवार का नाम, फोटो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। यह अजित पवार को बड़ी फटकार है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे रोका जाएगा। अब तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में कुछ अलग अभियान पर काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान जारी है। आज भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी से आज हर कोई प्रभावित है। कांग्रेस से घुटन महसूस करते हुए अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भगवान राम के एक संवेदनशील मसले पर जो निमंत्रण ठुकराया था, और अनेक कारणों के कारण से कांग्रेस लगातार खाली हो रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो एक वर्तमान महापौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 10 पूर्व विधायक, 14 पूर्व और वर्तमान जिला अध्यक्ष सहित 500 से ज्यादा कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का तो दावा है कि लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नंबर तो एक कार्यकर्ता जो ज्वाइन कर रहा है वो 2,500-3,000 हजार लोगों की सूचियां बना करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, नीचे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं।
चुनावी मौसम है, ऐसे में बिहार में एक बार फिर से हर तरह का दांव खेला जा रहा है। लालू परिवार एक बार फिर अपने देसी अंदाज में जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश में जुटा है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव का भी यही अंदाज नजर आता था। लालू भी अपने गौशाला में मीडिया को इंटरव्यू दिया करते थे। लालू अपने देसी ठेठ अंदाज से जनता के दिलों पर राज किया करते थे और अब अपने पिता की तरह तेजस्वी यादव भी उनकी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पटना में राबड़ी आवास की है, जहां अभी भी लालू परिवार का अच्छा खासा गौशाला है, जिसमें कई गायों की सेवा की जाती है। तेजस्वी यादव अपनी गौशाला में वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि गौशाला का ये वीडियो खुद तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत गौ माता की पूजा के साथ की थी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपाधापी और व्यस्तता के बीच जब भी समय मिलता है, अपने आवास स्थित गौशाला में गौ माता की शुभता और दिव्यता के दर्शन, सेवा और देखभाल करने का मौका नहीं चूकता। हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक जीवन का अहम केंद्र रही गौ माता के प्रति माता पिता के कारण बचपन से ही गहरा स्नेह, श्रद्धा और लगाव रहा है। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी ये अंदाज सामने आया है। और संदेश खाली में जमीन पर कब्जा करने के मामले में ईडी ने शाहजहां शेख और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और आसपास के इलाकों में आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा। शाहजहां शेख और करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा। उत्तर 24 परगना जिले में मछली व्यापारियों के यहां पर छापेमारी हुई। ईडी ने संदेश खाली में एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद हैं। मछली व्यापारी सीबीआई की कस्टडी में मौजूद शाहजहां शेख के करीबी बताए जा रहे हैं। शाहजहां शेख पर संदेश खाली और उसके आसपास की जमीनों को कब्जाने का आरोप है। साथ ही 10,000 करोड़ के राशन घोटाला मामले में भी शाहजहां शेख आरोपी है। राशन घोटाला मामले की जांच के लिए गई ईडी की टीम पर हमला करने का आरोप भी शाहजहां शेख पर है। ईडी की टीम पर हमला करने की मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बताया जाता है कि शाहजहां शेख के कॉल डिटेल्स निकालकर एक सूची को तैयार किया गया है और संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की टीम रेड करने जब संदेश खाली पहुंची थी, तब टीवी 9 की टीम वहीं मौजूद थी। संवाददाता रवि दत्ता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से करीब 1 महीना पहले टीवी 9 भारतवर्ष पहली बार सबके सामने लाया था कि शेख शाहजहां का मछली का जो बिजनेस है उसमें वो कितना मुनाफा करते हैं। हमारे पास आज भी वो पर्ची है जहां से साफ साफ जाहिर होता है शेख शाहजहां का एक दिन का मछली का बिजनेस से इनकम था 56 लाख रुपया। वो पर्ची आज भी हमारे पास है और हमारा जो दर्शक हैं उनको हमने दिखाया था पहली बार कि कैसे वो संदेशखाली का हर वो ज़मीन को जब्त करके उसके मछुआरे में तब्दील करता था और उसमें मछुआरे का बिजनेस करता था। आज संदेशखाली में जो रेड हो रहा है उसी सिलसिले में रेड हो रहा है, ये समझने के लिए जो मछुआरे का बिजनेस से, जो मछली का बिजनेस से जो पैसा आता था वो उसको कैसे बाहर लेके जाते थे, या तो फिर जो मछली खरीदा जाता था ब्लैक मनी कैसे वाइट किया जाता था। ये सिलसिले में आज ईडी जब रेड कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ी है जिसका भनक किसी को नहीं लगा था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अगर इतने ही लोकप्रिय हैं, विश्व भर में नाम है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। आज 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। बातचीत करने के हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, सवाल उठाए अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों का आज नियुक्ति की गई है। बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इतने क्यों चिंतित हैं, क्यों इस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति हमारे ही ले लेते विपक्ष का, एक आपका हो जाता, हम निष्पक्षता से स्वागत कर लेते, लेकिन दोनों आपके ही होंगे। पहले जो चेयरमैन साहब है वो आपके, तो फिर आप इतने नर्वस क्यों हैं? आप तो इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं कि विश्व में आपसे ज्यादा कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। तो वैसे ही आपको क्या फर्क पड़ेगा, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आपकी शोहरत और देश में बढ़ जाएगी। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप। मोदी सरकार के दामन पर कोई दाग नहीं, कहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही
भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपसे वोट मांगता हूं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं है। मैं बहनों भाइयों आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों ने भी, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने यह मान लिया है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी।